हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम ओके? और पढ़ाई कर रहे हो और हिंदी में जो पढ़ाया जा रहा है उसे पूरे मन से पढ़ रहे हो, ठीक है? ऐसा सही है ना? अब आज दिनांक है बेटा 7 नवंबर 2020, ठीक है? और हम हमारी वसंत पुस्तक का अंतिम पाठ टोपी पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताओ, टोपी पाठ में हमने अब तक क्या पढ़ा? टोपी पाठ में हमने पढ़ा एक गवरा और गवरैया के बारे में, गवरैया के सपने टोपी के बारे में, और रुई के फाये से कपड़ा और कपड़े से टोपी बनने तक के सफर के बारे में पढ़ा ना। कि गवरैया देखती है कि टोपी पहनने से व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है, तो मैं भी एक टोपी पहनूं, है ना? और गवरा हंसी उड़ाता है कि तुम कैसे टोपी प्राप्त करोगी? तो वो कहती है कि मैं पा लूंगी टोपी, क्योंकि मैंने सपना देखा है और मैं अपना सपना पूरा करूंगी। और कहते ना बेटा, जहां चाह वहां राह। वो इच्छा रखती थी पूरे दिल से, तो भगवान ने भी उसकी मदद की और अगले ही दिन उसको एक रुई का फाया मिलता है, रुई का टुकड़ा, है ना? वो उस रुई के टुकड़े से किसके पास जाती है? सबसे पहले दुनिया के पास। क्या करवाने? रुई को धुनवाना। धुनवाना मतलब उसको सफाई करवाना और उसको ऐरी बनाना, है ना? सॉफ्ट। फिर वो दुनिया के पास से कोरी के पास जाती है सूत कतवाने के लिए, ठीक है? फिर सूत कतवाने के बाद वो कपड़ा बुनने वाले के पास जाती है ना? कपड़ा बुनने के बाद वो दर्जी के पास जाती है जो टोपी सिले, ठीक है? लेकिन इन सब में आपने एक सेम चीज देखी होगी कि जहां भी वो मदद के लिए जाती है, सब जगह राजा का काम हो रहा था और सब एक बार काम करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो आधी चीज मजदूरी के रूप में उसे देने की बात करती है, तो सब खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। ये सिद्ध करता है कि व्यक्ति जब पावरफुल होता है ना, उसके पास शक्तियां होती है, तो वह अपने से कमजोर लोगों का शोषण करता है, फायदा उठाता है। चिड़िया की मदद करने के एवज में सब ने आधी चीज मजदूरी के रूप में ले ली, जबकि वो मुनासिब नहीं थी। लेकिन क्योंकि चिड़िया को अपना काम करवाना था, तो उसे वो सारी चीजें देनी पड़ी। आधी रुई उसने दुनिया को दी, ठीक है? आधा सूत उसने कोरी को दिया, ठीक है? उसके बाद दर्जी को आधा कपड़ा दिया और फिर तैयार हुई एक उसकी सुंदर टोपी। और टोपी में दर्जी ने क्या किया? 5 सुंदर सुंदर फुदने जड़ ली। फुदने वाली टोपी पहनकर गवरैया इतराने लगी और गवरा भी कहने लगा कि तुम तो आज बड़ी सुंदर लग रही हो, एकदम महारानी जैसी। फिर गवरैया को याद आता है कि जब वह मदद के लिए जा रही थी, तो हर जगह राजा का काम हो रहा था। तो राजा में ऐसा क्या है कि राजा के पास टोपी होती है? अब तो मेरे पास भी टोपी है, तो मैं भी जाकर देखती हूँ कि राजा में आखिर ऐसा क्या है। और वो राजा के महल के मुंडेर पर, कंगूरे पर जाकर बैठ जाती है। राजा उस वक्त मालिश करवा रहे होते हैं और राजा के सिर पर टोपी नहीं थी। टोपी तो क्या, राजा के सिर पर बाल ही नहीं थे। तो वहां जाकर चिड़िया क्या शैतानियां करती है, ये हम आज आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पेज नंबर 121, 121, ठीक है बेटा? तो शुरू करें हम हमारा पाठ टोपी, जो हमारी वसंत पाठ पुस्तक का अंतिम पाठ 19 है, ठीक है बेटा? आ जाओ फटाफट। राजा को बेहद हेटी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फतगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो। सिपाहियों, देर ना करो। कि जब वो कहती है कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं, तो राजा जल्दी से टोपी मंगाकर पहनता है। फिर वो वापस बोलने लग जाती है कि मेरे टोपी में तो फुदने हैं, राजा के सिर पर फुदने, टोपी में फुदने नहीं। तो राजा को गुस्सा आ जाता है कि है तो छोटी सी चिड़िया और इस तरह से मेरी इंसल्ट कर रही है। तो वो अपने
सिपाही को कहता है कि फटाफट इसकी गर्दन मरोड़ दो ताकि ये और कहीं जाकर कुछ ना बोल सके। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। कि भाई मंत्री ने समझाया चाहा कि चिड़िया छोटी सी है, थोड़ी देर उड़ बैठेगी और उड़ जाएगी। अब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले, आओ उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट से वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों के तले मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा ने उसे उलट पुलट कर देखा कि क्यों थी वो टोपी सुंदर, क्योंकि उसने सबको बेटा आधी चीज मजदूरी में दी थी, तो सबने उसका काम बहुत खुश होकर किया। राजा हर कार्य को बिना किसी मजदूरी के पारिश्रमिक के करवाता था, तो सब काम कर देते थे, पूरे मन से नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि उनको उसमें लाभ था और बहुत खुश होकर लोगों ने काम किया, तो इसीलिए उन्होंने कपड़ा अच्छा बनाया, सूत अच्छा काटा, टोपी अच्छी बनाई और इनाम में और 5 खुद ने लगा दिए। तो ऑब्वियस टोपी तो सुंदर होनी ही थी। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि मैं तो राजा हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा अच्छी टोपी इसके पास कैसे चली गई। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई कैसे, कि भाई इतनी अच्छी कारीगरी किसने की और मेरे राज्य में इतनी अच्छी टोपी बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले, भाई राजा ने सोच लिया कि पता लगाना है तो कारीगर ढूंढने पड़ेंगे। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने हमारे लिए कभी नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली, जोर से चिल्लाया कि तुमने मेरे लिए तो कभी बनाई नहीं। दुहाई अन्नदाता, दुहाई मतलब दया दिखाइए, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज, की मतलब एकदम मुलायम और अच्छा बुना हुआ कपड़ा था। कि टोपी इसलिए अच्छी बनी क्योंकि कपड़ा अच्छा था, उसने अपनी गलती कपड़े बनाने वाले पर डाल दी। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग की माने राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। तो उसने अपनी जो वो थी मुसीबत वो किस पे डाल दी? कोरी पर, है ना, कि भाई सूत बहुत अच्छा था इसीलिए कपड़ा अच्छा बना, कि सूत महीन था, अच्छा लच्छेदार था, तो उसकी वजह से अच्छा बना। इतना महीन सूत किसने काटा? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी, कि वो और गुस्सा होता जा रहा था। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, है ना, कि कोरी को भी जब बुलाया गया कि सूत अच्छा था, तो कोरी ने भी अपनी मुसीबत किसके ऊपर डाल दी? दुनिया के ऊपर। और क्या बोला कि रुई को धुना बहुत अच्छा गया था, तो उसकी वजह से सूत अच्छा बना। तो अंत में किसे बुलाया गया? दुनिया को। तो दुनिया भी आया रोते रोते कि राजा के पास जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, क्षमा मतलब क्षमा, है ना बेटा। वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी हम आप ही के लिए करेंगे। कि भाई दुनिया ने कहा कि आप ही के लिए करते आए हैं और आगे भी आप ही के लिए करेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी, है ना, इतनी सुंदरता क्यों नहीं थी, क्वालिटी क्यों नहीं थी ऐसी? अभयदान दे तो बोलूं महाराज, दुनिया ने कहा कि भाई अभयदान कि आप मुझे ये कि मुझे किसी तरह की सजा नहीं दी जाएगी, मैं निडर होकर बोलूं, ऐसा अभयदान अगर मुझे दिया जाए तो मैं बोलने की हिम्मत करूं। चलो दिया। अब राजा को बात पता करनी थी,
तो उन्होंने अभयदान भी दिया कि ये कुछ भी बताएगा इसको किसी भी तरह की कोई सजा नहीं मिलेगी। तो उन्होंने अभयदान दिया कि ठीक है दिया, चलो अब बताओ। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार, दुनिया दंडवत पर दंडवत, दंडवत वो लेटकर प्रणाम करते ना बेटा, तो वो बोलने की हिम्मत तो कर रहा था लेकिन डर तो था, तो कि वो बार बार दंडवत धोख लगाते जा रहा और बोलते जा रहा था। और उसने सच्चाई बताई कि इसने अपने हर कार्य के बदले आधा हिस्सा दिया था और उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसने दिया, और जिसके पास बहुत कुछ है वो कुछ भी नहीं देता और ना होते हुए आधा दे देना, मतलब उसकी इस भलाई के और इस उदार हृदय के कारण शायद भगवान भी उसके साथ था कि इसका कार्य अपने आप बहुत अच्छा होता गया। कहते हैं बेटा कि जिसका दिल साफ होता है उसके कार्य अपने आप सफल होते जाते हैं। ऐसा ही गवरैया के साथ हुआ कि उसने सिर्फ सपना देखा, सपने को पूरा करने के लिए प्रयास किया और कभी किसी के अधिकारों का या किसी का शोषण नहीं किया, तो इसी वजह से उसका काम अच्छा होता गया। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार नहीं है। गवरैया फिर चिल्लाने लगी। तो अब गवरैया जो इतनी देर से राजा के उसमें बैठी थी वहां पर, तो अब वो बोली कि देख लो, मैंने पूरा इसका पैसा दिया है, बेगारी नहीं करवाई। बेगारी मतलब बिना पारिश्रमिक के मजदूरी करवाना बेटा, तो मैंने बेगारी नहीं करवाई, मजदूरी दी है। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। तो वो फिर बोली कि राजा के पास तो पैसा नहीं है, ये तो बिल्कुल कंगाल है, निर्धन है, और क्योंकि ये टोपी भी नहीं खरीद सकता, इतने पैसे ही नहीं है इसलिए इसने मेरी टोपी भी ले ली। राजा तो वाकई अकबका गया कि वो तो सकपका गया कि ये क्या बोल रही है। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपने टोपी की कम सूरत कि एक तो पहले ही सारे कारीगरों ने बहुत अच्छी उसकी मदद की और उसके बाद इसकी टोपी, मेरी टोपी इसकी टोपी से कम सुंदर है, तो वो तो हर बात में उससे कम निकल रहा था। तीसरे, खजाने की खुलती पोल कि खजाना भी खाली था, ये बात भी चिड़िया को पता थी। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया? तो राजा भी सोचने लगा कि इस पक्षी को कैसे पता चला मेरे खजाने में पैसा नहीं है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही था, है ना। क्यों खाली था बेटा? एक कहावत है बेटा, अंधेर नगरी चौपट राज, कि राजा अगर, शासक अगर मजबूत ना हो तो प्रजा भी उसी तरह से लापरवाह हो जाती। तो राजा क्योंकि केवल मौज शौक मनोरंजन में रहता था, तो उसके यहाँ कार्य करने वाले सारे लापरवाह कि ठीक है जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो इसी कारण पैसा कहाँ से आता, कहाँ जाता, कोई हिसाब नहीं। तो इसीलिए जो क्या था, खजाना दिन ब दिन खाली होता जा रहा था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे, कि राजा इतना जो ऐशो आराम करता था, उसके आसपास बाजू में इतने लोग जो उसकी सेवा में रहते थे, इतनी सेना, उसका रख रखाव, तो इन सब का खजाना कैसे खर्चा उठाता? पैसा आता कम और लगता ज्यादा। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंह फट तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी, है ना। तो मंत्री को फिर चिंता लगी कि ये बात बोल रही है, राजा सोचने पे मजबूर हुआ है। राजा अगर कुछ सोचने लगा तो हम सब भी उसमें आएंगे कि हम पूरी तरह से अपनी वफादारी नहीं करते, अपने काम को अच्छे से नहीं करते। तो उसने बोला कि यह मुंह फट, मतलब कि वो निडर होके जो बोल रही है तो ये तो सब कुछ बता देगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो, है ना, कि अब बचे कैसे उससे, वो टोपी के लिए इतना कर रही थी तो उसकी टोपी लौटा दो, वो चली जाएगी। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह लगे? क्यों मंत्री जी,
कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। अब राजा को पता था कि ये जो सब कुछ बोल रही है ये सब सत्य है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, है ना। और उसे खुद लग रहा था कि वो हर मामले में उस चिड़िया से कम है, तो उसने अपने आप को बचाने की ही सोची और क्या तर्क दिया कि इस मुंह फटके कौन मुंह लगे, इसको जाने दो। और उसने अपनी टोपी संभाल ली। मतलब ये कि जब अपना राज खुलने की बारी आई तो उसने उससे बचकर निकल जाना ठीक समझा कि बात को यहीं खत्म कर दिया जाए ताकि आगे किसी तरह की कोई बात खुले ही ना। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पाठ था टोपी, जिसमें शोषण की प्रवृत्ति के बारे में बताया गया था। ठीक है, पाठ बहुत अच्छा, बहुत सरल शब्दों वाला और बहुत ही रोचक पाठ था। आप अब आज पूरे पाठ का पूरे मनोयोग से वाचन करेंगे। ठीक है, कठिन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बिल्कुल नहीं करनी है और लिखावट भी बहुत सुंदर लिखनी है। ठीक है बेटा, तो आज इस पाठ टोपी को आप लोग पढ़िए। ठीक।